लिस्ट है। मैं कुछ जो गौरव गोगोई ने कहा है, मैं सोचता हूँ मैं रामचरण जोशी जी से शुरुआत करना चाहूंगा आज। बहुत दीर्घ अनुभव वाले जोशी जी, जिन्होंने लंबे वक्त तक संसद को कवर किया हुआ है और ऐसी स्थितियों को उन्होंने बहुत देखा है। इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं अध्यक्ष के खिलाफ, लेकिन जो आज बातें हुई हैं, ऐसी शायद पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव पर इतनी तल्ख तीखी बातें नहीं हुई होंगी स्पीकर के खिलाफ, ऐसा मैं मानता हूं। जोशी जी मुझे करेक्ट करेंगे। एक दो टिप्पणियां सुनाकर मैं जोशी से शुरुआत करूंगा। जो सुनिएगा, ये एक दो टिप्पणी है, देखिएगा। तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट, तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी, बात रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the speaker of the house did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our आवाज नहीं आ रही है। आप उदाहरण ले लीजिए कि किस एक दो प्रकार से हाउस चल रहा है। कल हमने बार बार ये मांग की कि अभी मिडिल ईस्ट में एक वॉर आया है, एक पड़ोसी देश, एक मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा? कहां गए वो विश्व गुरु? कहां गए वो 56 इंच के हसीना का विदेश नीति? आज भारत जो जिसकी हमने विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, वी सेंड द लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स टू द यूनाइटेड नेशंस, वी आर द पीस पुलिस फोर्स, और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप और सदन पे कोई चर्चा नहीं। बार बार ऐसा क्यों होता है? और ये अफसोस की बात है कि सर अब बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई। आज महिलाओं सांसदों के उद्देश्यों पर आज मुझे लगता है कि क्लिप्स तो देखी होंगी आपने उसको देखा है, किस तरीके की चर्चा थी, हमने भी देखा है, बाकी दर्शकों को हम बताते रहेंगे। लेकिन ये जो हालत है सर, जिस तरीके से विपक्ष ने, सर मैंने कहा, इतने तीखे प्रहार, तल्ख टिप्पणियां, आपने पहले भी देखा होगा सदन में ऐसी चर्चाएं हुई, अविश्वास प्रस्ताव पहला नहीं, आ चुके हैं पहले भी। लेकिन ये जो पद है, इस पद की गरिमा जो जिस तरीके से तार-तार हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन है? जो हालत उपजी सदन में, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार ही इसके पीछे है? क्या है? सब पर एक नोट आपका जो चीज। संजीव जी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कोई नई बात नहीं है, लेकिन किस संदर्भों में और किन परिस्थितियों में लाई गई वो एक नई बात है, सोचने की बात है। मैं अपनी बात हमारे जो बेड़ा जी हैं उनकी मुख मुद्राओं से शुरू करूंगा। मैं लगातार अगर पिछले 2019 और 2024 और 2024 से लेकर के 2026 अगर आप उनकी मुख मुद्राओं का अध्ययन कर लें, गौर से देख लें, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसके साथ हैं, क्या वो तटस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो
सभापति यानी अध्यक्ष का जो धर्म है वो उसका पालन कर रहे हैं, उससे केवल पता लग जाएगा। अब वो ये मुझे कहना पड़ेगा कि वो जब स्पीकर महोदय जब विपक्ष की तरफ देखते हैं तो यूं देखते हैं नाराज होते हुए, अन्य जैसे कि बड़े मजबूर हैं, और जब सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो उनका चेहरा हंसमुख था, हाँ कमल की तरह हंसने लगता है, और उधर की तरफ बिल्कुल कुमलाने लगता है। इससे स्पष्ट है कि वो एक तटस्थ भूमिका नहीं निभा रहे, वो एक सत्ता पक्ष की एक एजेंट के रूप में काम कर, प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत साफ साफ स्पष्ट हो गया। मैं एक बात याद बदला दूं कि मुझे जो लगा, जितना मुझे अनुभव है थोड़ा बहुत, इसमें बिरला जी का कम दोष है या वो कम, लेकिन सबसे बड़ा कि जिस ढंग की जो मोदी ने जो सत्ता व्यवस्था जो सामने रखी है, संसद का जो संसदीय लोकतंत्र को जो उन्हें बिल्कुल वो किया है, जिसे उसको करने कहा जाए कि बहुत ही गिरा दिया, और उसी के जो बिरला जी हैं वो उसी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जब वो देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते, प्रधानमंत्री को विपक्ष की कोई परवाह नहीं, इतना ही नहीं, वो मोदी सत्ता चाहती ही नहीं क्योंकि संसद में विपक्ष हो, विपक्ष मुक्त भारत है। ये एक शुरू में उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त, फिर उसको ठीक करके कहा विपक्ष मुक्त। ऐसे में जो बिरला जी के सामने कोई चारा, वो जानते हैं कि जो लोग राज्यसभा के जो चेयरमैन थे जगदीश, उनका क्या हाल हुआ, उन्होंने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इंडिपेंडेंट पोस्टर लेने की कोशिश की और उनको अगली रात में ही इस्तीफा देना पड़ा। ये भारत के इतिहास में पहली संसद, भारत के संसद के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब राज्यसभा का चेयरमैन यानी एक्स ऑफिशियो और वाइस प्रेसिडेंट भारत का, यानी उसको आनंद फानंद में रात में इस्तीफा देना पड़ा, ये दिया उन्होंने। और अब बातें खंड के आ रही हैं, तो ऐसे में बिरला जी जानते हैं कि मेरी भी हालत क्या हो सकती है। ये ठीक है कि वो आरएसएस कैडर से आए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। देखिए कहाँ मावलंकर थे जो उसके पहले लोकसभा के स्पीकर थे, और उसके बाद कांग्रेस के जमाने में भी और अटल जी के जमाने में भी ऐसे थे कि जिन पर कभी ये ऐसे आरोप नहीं रखे खुल करके। अन्य ठीक है कि तू मैं वो सदन में होती रहती है, दोनों सदन में ये होता है, लेकिन इस ढंग से नहीं लगा। तो इसका मतलब ये कि बिरला जी ने समझ लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके के व्यक्ति चाहिए, कैसा स्पीकर चाहिए। आप देखिए, खुद सोचिए कि पिछले 2014 से लेके कि आपके पास कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने डिप्टी स्पीकर नहीं चुना, यानी आश्चर्य की बात है। इसका साफ साफ मतलब है कि उन्हें उनका बस चले तो स्पीकर की भी छुट्टी कर दें, और डिप्टी स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर नहीं होना, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। और जो हो, देखिए कांग्रेस के जमाने में डिप्टी स्पीकर विपक्ष की हुआ करते थे, आप सब क्यों नहीं चुन सकते? मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूंगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और उस पर बहस हो रही है, ये ठीक है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा क्योंकि सत्ता पक्ष के पास एक ब्यूट मेजॉरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैसेज जा रहा है देश में कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जा रहा है, विशाल प्रताप किसने लाया, ये एक संदेश जो है जनता के बीच जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है। तो मैं शुरुआत में मैं यही कहूंगा कि जो गोगोई है, डिप्टी लीडर हैं राहुल गांधी के बाद, उन्होंने एक अपने अच्छे, और वो एक बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत सुलझे हुए हैं, और उन्होंने बहुत शालीनता के साथ मर्यादित ढंग से उन्होंने स्पीकर की में जो कमियां रही हैं वो सामने रखी। और मैं ये समझता हूँ कि इसको गंभीरता से
इस प्रस्ताव को लिया जाना चाहिए। ठीक है, पिटेगा, हारेगा, इसमें कोई, लेकिन गंभीरता से, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि सीखे, कम से कम विपक्ष से सीखे कि क्यों आया है। अभी अगर आप ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और दावा करते हैं कि सब भारत में तो लोकतंत्र रहा और अपने आप को भी लोकतांत्रिक मानते हैं, हाँ, न कि लोकतंत्र के मामले में दुनिया की जो स्केल है लोकतंत्र का, उसमें हम काफी नीचे चले गए, और इसकी सीधी जिम्मेदारी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है और स्पीकर की भी है, क्योंकि उनको चाहिए कि अपने आप को एसर्ट करें। ये क्या कि दब्बूपन से आप बात करते हैं, आप 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शुरू में यही कहा जाए कि ये इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं, दोबारा लौटूंगा। जोशी सर, हम तो ये देख रहे हैं, जोशी सर अभी जो बात की सुनील सर ने, हम लोग लगातार देख रहे हैं, काम रोको प्रस्ताव तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी छोटी, कल ही हुआ, विदेश मंत्री ने बोला, उस पर उनको एक अपना प्रश्न नहीं पूछने दिया विपक्ष का, कोई किसी को मौका नहीं। आप जो अभी कहा सुनील सर ने, आप इतने बड़े बड़े मामले मसले होते हैं, आप किसी मसले पर, किसी मुद्दे पर आप बयान नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री जो सर्वदलीय बैठक उसमें शामिल ही नहीं होते हैं, आपके सीनियर मिनिस्टर शामिल ही नहीं होते हैं, तो विपक्ष करे क्या? ये तो था। मैं दूसरी पे आऊंगा। देखिए अभी जो चल रहा है, जो युद्ध की स्थिति है जोशी सर, उसमें तो देखिए ट्रंप ने तो वही जो उनका है अपना जो गीदड़ भपकियां, जो बकवास है या जो अब चिड़चिड़ाहट है, बौखलाहट है, वो कह रहे हैं कि ट्रिगर दबाने की बात कर रहे हैं कि वो परमाणु हथियार जो है नागासाकी और उस तरीके का एक मिनी बम टाइप की बातें निकल रही हैं। बड़ी, अगर वो है तो बहुत चिंता होगी। अभी जो हाल है, दृश्य है, कुछ मैं सीन दिखाता हूँ, 2-3 सीन देखिएगा। ये जो तेल का खेल है, जो गैस की बात है, ये कुछ सीन निकलना है। देखिए हम लोग के पास में कुछ क्लिप्स आई हैं, हम आप दर्शकों ने भेजी, हम उसको दर्शकों के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, पुष्टि नहीं करते। ये कुछ जो लंबी लंबी कतारें हैं और हमें दिख रहा है, हम लोग भी उससे दो चार हो रहे हैं, इस तरीके से चल के आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 11वां ही दिन है आज। अरे भाई संजीव जी, केवल आप ये बता दीजिए कि 21-25 दिन के पहले आप दोबारा गैस की बुकिंग नहीं करा सकते। नहीं करा, यह वक्तव्य ही सरकार की स्वीकृति ही इस लंबी लाइन को की पुष्टि कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए नहीं, होटल इंडस्ट्री का एक यूथ का हमारा है, उसका आया है, मुंबई से आया। देखिए दादर में मराठी तड़का होटल कमर्शियल सप्लाई बंद है। जी हाँ, कमर्शियल सप्लाई। मेरा नाम सुजीत है, दादर में मराठी तड़का होटल का मैं मालिक हूँ। अभी एलपीजी का बहुत सारा शॉर्टेज आ रहा है, यानी कि अभी जो इस्राइल में जो युद्ध हो रहे हैं, इसके कारण हमारे यहाँ पर धंधे पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो हमारे से वेंडर्स है, जिनको हम लोग डेली गैस लेते थे, उनको अभी कभी भी कॉल करो, वो हमें कभी भी हमें कौन सा ही बोलते हो कि आपके पास एलपीजी गैस अवेलेबल नहीं है। तो हम भी उनको बोलते जरा कुछ तो रिक्वेस्ट करते, 2-4 वेंडर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करते, तो भी वो गैस देने के लिए हमें मना ही कर रहे हैं। ऐसा चलेगा तो हम भी कैसा धंधा चलाएंगे और कैसे आगे करेंगे, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। वही और हम लोग अभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन कोई अभी सरकार इसमें कोई तो सुझाव हमें दे दिए। यही रिक्वेस्ट है सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है समिति गठित की है इसके लिए, इसके जो एलपीजी शॉर्टेज है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या निवेदन, क्या आह्वान करना? अभी सरकार ने जो समिति गठित की है, अभी वो उसको एक्शन मोड पे लाई है। अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि इन सब के ऊपर बहुत जन का पेट है, जॉब है, उनको सैलरी निकलना है। वो जो जिसके ऊपर हमें चल रहा है वही हमारा आत्मा है। वो आत्मा के ऊपर जब चलना नहीं है तो सबका सैलरी कैसे निकालेंगे, और फिर होटल इंडस्ट्री चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये सरकार को बहुत मेरी आह्वान है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करके हम बता सकते हैं कि जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से और जितना जल्दी इसके ऊपर जो तोड़गा निकाल सकते हो, सुझाव उपाय निकाल सकते हो, वो जल्द से जल्द निकाले। यही सरकार को रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है, यही हम लोग करते रहेंगे। जोशी जी हम लंबे वक्त से कर रहे हैं, आपको पता ही है कि क्या है सरकार। अभी दावा ये हो रहा था कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, चाहे वो तेल का हो या इसका हो, भंडार है और दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हाल अभी शुरू हो चुके हैं। तो ये जो चल रहा है खाड़ी में, वो माफ कीजिएगा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है, वो कहाँ ले जाके खड़ा करने वाली है हमको। और अब तो यह भारत में ये भी है कि आपको गैस के जो आधारित पुणे से खबर आई, वो भी बड़ी विडंबनापूर्ण है कि वहां
अंतिम संस्कार तक आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिक्रिया। देखिए संजीव जी, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम तो कल ये परसों ही बढ़ गए थे, 150 से ऊपर हो गए, और डोमेस्टिक जो सिलेंडर के 60 रुपए, तो इससे एक पता लग गया कि क्या है, एक हाहाकार तो मचा हुआ है। और राहुल गांधी ने बहुत पहले चेता दिया था लोग इसी लोकसभा में और बिरला जी के सामने कि देखिए हालत बहुत खराब होने जा रही है, और खासतौर से गैस को लेकर के आप अभी ध्यान दें। लेकिन उस समय हमारे सत्ता पक्ष ने उसे गंभीरता से ही नहीं लिया, और जबकि राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी जो है यानी तेल संकट, वो सही निकली। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, और आपके ईरान ने तो साफ साफ कह दिया ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि देखिए युद्ध आपने शुरू किया, हमने नहीं किया, अब कैसे खत्म होगा ये हम करेंगे, तय हम करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये साफ साफ लग रहा है कि क्योंकि तेल के कीमतों के दाम काफी बढ़ गए हैं, 120 डॉलर बैरल हो चुका है, और भी बढ़ रहा है। और उससे ईरान ने कम से कम जो आपके वेस्ट एशिया में और ये मिडिल ईस्ट में जो जितने भी अमेरिका के जो दोस्त देश हैं, उस पर भी हमला शुरू कर रखा है। क्यों हालांकि अब सऊदी अरेबिया और कतर और ये दुबई और ये जितने भी है यूएई, इन सब लोगों ने कहा कि ट्रंप को जब से संदेश भेज दिया है कि आप हमारी जमीन का, आकाश का, इसका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, होती जा रही है तेजी के साथ। और खासतौर से तेल, क्योंकि जो तेल के जो भंडार है उस पर निशाना ईरान मार रहा है। क्योंकि पहले ये सोचा था कि ट्रंप ने कहा कि भाई हम 2-3 दिन में काम खत्म करके हो जाएगा और ईरान शरणागत हो जाएगा। आज 11वां दिन है, कल से 12वां दिन शुरू हो जाएगा, और ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम 6 महीने की तैयारी हमारे पास है। तो अगर ये स्थिति होती है तो निश्चित रूप से अमेरिका के अंदर भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां हो रही है, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेजी से हो रहा है, क्योंकि वहां भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, भारत उससे अलग तो नहीं रह सकता, भारत में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती ये है, तो गलती हो या अपराध में कहूंगा, बल्कि कि हमारी सत्ता पक्ष के पास सोचने की शक्ति नहीं है। अब आप देखिए, सबसे बड़ा ट्रंप ने कहा कि हाँ, हम 1 महीने की मोहलत आपको देते हैं, रूस से खरीद लीजिए। अरे यार, तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है, आपकी संप्रभुता कहाँ गई? यहाँ पे अगर आप में मोदी जी में जरा सी क्या होता है, मेरुदंड होता, रीढ़ की हड्डी होती, तो कहते कि ये हमारे पर निर्भर, भारत तय करेगा कि 1 महीना लें या 1 साल लें या हमेशा लें। आप सर, वो तो सामने, वो तो देश के इस वक्त देश के सामने आ ही नहीं रहे हैं, वो तो उनको इस वक्त तो आना ही चाहिए था। ये तो बहुत अपरिहार्य स्थिति है। ये नहीं तो हम तो ये कम से कमजोरी किसकी? आप जब अपने छाती का सीना 56 एक वो बताते इंची है, तो साहब कहाँ गया आपका? ये कम से कम जवाब दीजिए। तो क्या भारत गुलाम है क्या? एक नई कॉलोनी बन गया है ट्रंप की? ये 1 महीने के मोहलत दे रहे हैं, बहुत बड़ी दया कर रहे हैं हम पर, और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और इसी की तरफ राहुल गांधी पहले चेतावनी दे चुके थे कि जो डील हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं उनका एक अच्छा खासा जुमला इसमें सब कुछ आ जाता है, नरेंद्र इज सरेंडर। यानी इस एक जुमले में मोदी की राज सत्ता के चरित्र की बखिया उधड़ जाती है। स्पष्ट हो जाता है कि आपने कहीं भी यू आर स्पाइनलेस, बेसिकली आपने मेरुदंड कहीं नहीं है। ये बात तो इंदिरा गांधी के समय नहीं थी, 71 हम लोग तो थे, और कहा था निक्सन ने कि मैं अपना 7 फ्लीट भेज रहा हूं। उन्होंने कहा भेजते रहिए, हम खत्म नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। आपके चाहे चीन का मामला हो, चाहे ईरान का, अमेरिका का मामला हो, आप खामोशी से बैठ रहते हैं। क्यों? ये कौन सा, क्या गांधी वाला मौन व्रत आपने धारण कर रखे? वो तो महान व्यक्ति थे, आप किस खेत की मूली हैं? मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल
करना पड़ रहा है, जो मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता है। हम आपको माननीय मानते हैं, लेकिन बंधु 140 करोड़ के नेता आप हैं, आपको हमने चुना है, उसके अनुकूल हमारी आशाओं और हमारी गरिमा के अनुकूल तो आप उसका प्रतिनिधित्व तो करिए। ना तो आप संसद के अंदर कर पाते हैं और ना ही संसद से बाहर कर पाते हैं, ना आप दोनों से बाहर फरार रहते हैं। वो एक पिक्चर आई थी ना, ये फरार लेडीज, तो आप मुझे क्या कहना पड़ेगा कि क्या फरार में हमारे पीएम लापता, वो से थैंक यू फॉर करेक्शन, तो लापता लेडी, तो क्या हम कहें कि लापता प्रधानमंत्री? अब मुझे ये कहना पड़ेगा, ये जुमला कोइन करना पड़ेगा, लापता प्रधानमंत्री। और हो सकता है 2-4 साल के बाद कोई पिक्चर ऐसा बना भी दे कि लापता मोदी जी। तो खैर, लेकिन हमारे सामने स्थिति बहुत गंभीर है और ईरान झुकने वाला नहीं है, ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले। हमको उस भविष्य को ध्यान में रख करके अपनी आर्थिक और विदेशी और घरेलू रणनीति को ध्यान तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार वैसे मचना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।